बनी रहती थी। कहानी क्लासरूम में वित्त आयोग का पाठ, आइए जरा समझते हैं। सुनील अभिव्यक्ति का क्लासरूम, यानी क्लासरूम मेरा ही है, सुनील अभिव्यक्ति का ये क्लासरूम है, यानी ये हमारी क्लासरूम है। जरा समझिएगा बच्चों, ये जो कथा कहने जा रहा हूं, ये 125 नंबर के निबंध के लिए है सेक्शन ए में, और 125 नंबर के निबंध के लिए सेक्शन 2 में, इसलिए इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं कहानियों के द्वारा आपकी सोचने की क्षमता एक दिन इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप एग्जाम में बैठेंगे और सब चीज आपको ऑब्जर्व होना स्टार्ट हो जाएगा। एक दिन एडवांस IQIP स्टूडेंट्स की क्लास में, यानी आप सब एडवांस IQIP, शिक्षक सुनील अभिव्यक्ति ने बोर्ड पर लिखा, देख सकते हैं मैंने लिखने तक को भी कहानी में शामिल कर लिया है, लिखा 16वां वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन, 60th फाइनेंस कमीशन और संघीय ढांचे की फेडरल स्ट्रक्चर के चैलेंजेस, यानी चुनौतियां। आप देख सकते हैं कहानी कैसे एकदम एक एक चीज जोड़ देता हूं आपको। अब सभी छात्र उत्सुक हो गए, यानी जो भी मेरी क्लासरूम में है, कि यह विषय क्यों इतना महत्वपूर्ण है कि सर ने आज इसको यहां लिख दिया। क्लास की शुरुआत होती है, यानी पहला फ्रेंड शोरिंग और रीशोरिंग के द्वारा। सुनील सर सबसे पहले, यानी सुनील सर कहते हैं बच्चों से कि सबसे पहले हम यह समझना होगा कि वैश्विक आर्थिक बदलाव भारत और तमिलनाडु जैसे राज्यों के लिए नए अवसर कैसे ला रहे हैं। वैश्विक आर्थिक बदलाव यानी जैसे चाइना +1 कंपनियों की नीति, कि भाई एक चाइना में हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक मुझे बाहर निकालना, कहां ले जाएंगे, जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा है, जहां लेबर सस्ता है, जहां पर लेबर स्किल्ड है, जहां की सरकारें हमें सपोर्ट करेंगी। ठीक है, वियतनाम भी हो सकता है, इंडिया भी हो सकता है, ताइवान भी हो सकता है, कोई भी देश हो सकता है, थाईलैंड हो सकता है, मलेशिया हो सकता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, ऐसा आर्टिकल में चर्चा किया गया। उन्होंने पूछा, यानी मैंने आपसे पूछा कि क्या तुमने, यानी आप सब बच्चों ने फ्रेंड शोरिंग और रीशोरिंग के बारे में सुना है? तो आपने कहा था हाँ सर, अभी तो आपने बताया। अब मैं आप सब में से कुछ पात्र लेता जा रहा हूं, जैसे मैं, चलो इसी छोटी लड़की है छवि, इसी को ले लेता हूं। छवि, सर फ्रेंड शोरिंग का मतलब है भरोसेमंद देशों के साथ व्यापार करना, क्योंकि मैंने पढ़ाई दिया, और रीशोरिंग का मतलब अपनी फैक्ट्री को विदेश से वापस अपने देश लाना। सुनील सर कहते हैं बिल्कुल सही छवि, ये दोनों ट्रेंड भारत और राज्यों के लिए निवेश बढ़ाने के बेहतरीन मौके, तमिलनाडु जैसे राज्य इसका बड़ा फायदा उठा सकते हैं। तो आप समझ में आए कि फ्रेंड शोरिंग रीशोरिंग को कैसे हमारे राज्य अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए मैं मुकेश अंबानी हूं, मेरी एक फैक्ट्री चाइना और किसी अन्य देश में, उसको हम इंडिया ला रहा हूं, तो तमिलनाडु उसके लिए एक बहुत बड़ा क्या है, यानी तमिलनाडु के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो उस फैक्ट्री को अपने यहां लाए, जिससे उनका इनकम बढ़े। क्यों? क्योंकि भाई जो भी उनको अकॉर्डिंग टू फाइनेंस कमीशन 15th फाइनेंस कमीशन 15वां वित्त आयोग 41% मिलना चाहिए, 33.16% मिल रहा है। आई होप यह पॉइंट आप समझ गए। अब आता है एक और बच्चा, उस बच्चे का नाम है आयुष पांडे जी। ठीक है, अब आयुष पांडे जी, यानी छवि का काम खत्म। अब आते हैं क्लास के मेरे आयुष पांडे। तुम आयुष पांडे बेटा, तुम अपना नाम आयुष पांडे जी काहे लिखाते हो यार? आयुष पांडे जी, ठीक है। अब आते हैं, आयुष पांडे जी कहते हैं सर केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कैसे बांटा जाता है? अब सुनील सर का नंबर आता है। केंद्र के टैक्स का एक हिस्सा राज्यों को मिलता है, यानी जो भी टैक्स, जिसे वर्टिकल डेवोल्यूशन कहते हैं। 15वें वित्त आयोग ने इसे 41% रखा, लेकिन सेस और सरचार्ज की वजह से राज्यों को असल में सिर्फ 33.16% ही मिला। ओहो। अब सुनील सर ने ये टोकरी निकाली आप सबके सामने। उन्होंने एक टोकरी और सेब, यानी जो मैंने टोकरी और सेब का आपको दिया था, कि अब एक टोकरी और उसमें से सेब निकाला। ठीक है, 1 सेब, 2 सेब, 3 सेब, और ये तीनों हिस्सा अपने पास रख लिया। बाकी केवल एक इसमें बचा है, जो उन्होंने क्या किया, राज्यों को दिया। तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना? आई होप समझ गए। क्लियर बच्चों? आप
समझ गए? अब मैं पेन उठा लेता हूं फिर से। अब आते हैं, फिर छवि पूछती है कि सर सेस और सरचार्ज क्या होता है? इसने पहले ही पूछा। तो सुनील सर ने इसको समझाया, यह केंद्र सरकार का ऐसा टैक्स है जिसे राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता। जैसे मैं यह सेब का बड़ा हिस्सा अलग रख लूं और कहूं कि यह सिर्फ मेरे लिए है, इसे कहते हैं सेस और सरचार्ज। आई थिंक कि आप इसको और अच्छे से समझ गए। प्रगतिशील राज्यों की समस्या यानी कहानी आगे बढ़ती है। अब एक और बच्चा क्लास में निकलता है, प्रशांत कुमार, यानी प्रशांत बेटा तुम्हारा भी नाम ले लिया। सर, तमिलनाडु जैसे प्रगतिशील राज्यों को क्या समस्याएं हैं? ये तो अच्छा कर रहे हैं। सुनील सर अब प्रशांत के माध्यम से सभी स्टूडेंट्स को संबोधित करते हैं IQIP के। तमिलनाडु में अर्बनाइजेशन तेजी से हो रहा है और एक डेटा कहता है कि 2031 तक यहां की जो जनसंख्या उसका 57.30% शहरों में रहने लगेगा। इसका मतलब है कि अर्बनाइजेशन पर दबाव, शहरीकरण की चुनौतियां, यानी इनको बहुत सारी सड़कें चाहिए होंगी, बहुत सारे हाउसिंग सिस्टम यानी मकान चाहिए होंगे और पानी वगैरह की भारी मांग होगी। इंफ्रा डेवलपमेंट इनको करना पड़ेगा। तो ये पहली समस्या है अर्बनाइजेशन प्रगतिशील राज्यों को। दूसरी समस्या है, यह राज्य यानी तमिलनाडु मिडिल इनकम ट्रैप में भी फंस सकता है। यानी इसका क्या मतलब होता है? जब कोई राज्य शुरुआती विकास के बाद रुक जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता है तो इसे मिडिल इनकम ट्रैप कहते हैं। अब प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है कि हाल में समाचारों में चर्चा में रहने वाला मिडिल इनकम ट्रैप क्या? तमिलनाडु को इससे बचने के लिए ज्यादा निवेश और नई तकनीक की जरूरत है। उसे चाहिए पैसा। अब इसी बीच आ जाती है रूपांजलि पाल। रूपांजलि पाल कहती है, तो सर इसका हल क्या है? अब सुनील सर ने फिर इसका हल बताना शुरू किया। देखो, 16th फाइनेंस आयोग कई सुझाव दे सकता है। पहला कि 50% वर्टिकल शेयर रेवेन्यू का राज्यों को मिले, अभी 41 है, अब 50 कर दिया जाए। दूसरा, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन, जो राज्य हेल्थ में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, जनसंख्या के नियंत्रण में अच्छा कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अच्छा कर रहे हैं, उन्हें अतिरिक्त राजस्व दिया जाए। इसके साथ सुनील सर कहते हैं कि सेस और सरचार्ज का एक हिस्सा राज्यों के लिए तय किया जाए। इसके साथ शहरीकरण से निपटने का एक विशेष फंड बनाया जाए। उस फंड से इन राज्यों की मदद की जाए जिसका जैसा शहरीकरण हो, सबको एक ही जूते में फिट ना किया जाए। और फ्रेंड शोरिंग और रीशोरिंग का लाभ उठाकर राज्यों में उद्योग और निवेश बढ़ाए जाए। आई थिंक यहां तक की चीजें आपकी क्लियर है। अब आता है, सुनील सर ने अंत में कहा संघीय ढांचे के महत्व को बताते हुए कि 16th फाइनेंस कमीशन परिवार के मुखिया जैसा है। परिवार यानी हमारा केंद्र एवं राज्य का परिवार। उसका काम यह सुनिश्चित करना है कि केंद्र एवं राज्य दोनों को उनकी जरूरत और प्रदर्शन के हिसाब से सही हिस्सा मिले। अगर ऐसा होता है तो संघीय ढांचा मजबूत होगा और विकास संतुलित रहेगा। अब इसी बीच खड़ी होती है विनीता। विनीता कहती है कि सर, तो 16th फाइनेंस कमीशन का असली मकसद है न्याय और संतुलन सुनिश्चित करना। सुनील सर कहते